नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है मनीषा और आज की वीडियो में बात करेंगे थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स और स्टॉक के टेक्निकल्स दोनों को समझेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। कौन कौन रीड करेंगे, स्टॉक में क्यों गिरावट है, कहाँ तक गिरावट चलेगी, फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो कहाँ पे कर सकते हैं, सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में एंड तक रहिएगा ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो शुरुआत करेंगे चार्ट पैटर्न से। तो मंथली चार्ट से शुरुआत करते हैं बिकॉज ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है। स्टार्टिंग से ही स्टॉक में जो है काफ़ी बड़ा करेक्शन आता है, देन रिकवरी है, देन करेक्शन, देन रिकवरी है, ब्रेकआउट है और उसके बाद में वापस से करेक्शन है। देन काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट रिसेंटली दिया है, उसके बाद अभी जो है करेक्शन चल रहा है। तो इतना ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक ये क्यों है? क्योंकि इसके अगर आप ईयरली रिजल्ट देखते हैं तो इसके मार्जिन जो है काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। 7% मार्जिन, 3%, 4%, 3%, और ये सब कोविड से पहले के जो है इसके मार्जिन से। तो यहाँ पे स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा वॉलिटिलिटी रहती है बिकॉज मार्जिन काफ़ी फ्लक्चुएट करती है तो प्रॉफिट्स भी फ्लक्चुएट करते हैं, और जो स्टॉक का प्राइस है वो भी वोलेटाइल है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं स्टॉक लाइफ टाइम हाई लगाया है 109 का। तो यहाँ पे पहले हम सपोर्ट बनाते हैं। 109 का सपोर्ट है, यहाँ से रिजेक्शन लिया है और फिर थोड़ी रिकवरी, फिर रिजेक्शन, फिर रिकवरी। और यहाँ पे ये जो है कोविड वाला ब्रेकडाउन था और ये टूरिस्ट इंडस्ट्री से रिलेटेड जो है स्टॉक है, तो यहाँ पे इसको काफ़ी जो है इफेक्ट पड़ा है। उसके बाद स्टॉक ने रिकवरी चालू की है और फिर यहाँ पे इसने ब्रेकआउट देके अपना लाइफ टाइम हाई अभी लगा के, जो कि 264 का है अराउंड, वहाँ से अभी 130 पे चल रहा है। यानी कि अभी जो इसका सबसे नियर सपोर्ट है वो है 109 का, और उसके बाद जो इसका सपोर्ट बन सकता है वो यहाँ पे 90 का सपोर्ट बन सकता है। तो यहाँ पे स्टॉक ने जो है कोविड के बाद जब इसने रिकवरी चालू की तो यहाँ पे इसने थोड़ा कंसंट्रेट किया है अराउंड, आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा जो इसने अपर साइड में जो रेजिस्टेंस लगाया है वो 85 एंड 90 के बीच में बार बार इसने सपोर्ट लिया है। तो यहाँ अगर स्टॉक अभी यहाँ से और गिर सकता है तो 109 तक जाएगा, और यहाँ से भी अगर स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट लेता है, अदरवाइज यहाँ से ब्रेकडाउन होगा तो 90 के लेवल तक जा सकता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा वहाँ पे बाय करने के लिए। अब डेली चार्ट पे चलते हैं। तो डेली चार्ट पे आप देखेंगे कि जो करेक्शन चालू है वो यहाँ से है, और जो Q1 के जो रिजल्ट आए तब से करेक्शन चालू है, उसके बाद थोड़ा बहुत रिकवर करके वापस से करेक्शन ही चलता है। और अभी जो Q3 रिजल्ट आई है उसमें भी जो स्टॉक ने यहाँ पे गैप डाउन हुआ है और लगातार करेक्शन है। उसके बाद में यहाँ पे 3-4 दिन से रिकवरी थी क्योंकि कंपनी इस थॉमस कुक कंपनी ने जो है साउथ कोरिया की एक टूरिस्ट कंपनी के साथ जो है कॉलेब किया, तो 2 साल का ये जो है पार्टनरशिप रहेगा। तो यहाँ से स्टॉक में थोड़ा पुलअप हमें देखने को मिला, थोड़ी रिकवरी देखने को मिली, क्योंकि साउथ कोरियन इंडस्ट्री हो या साउथ कोरिया की जो के ड्रामा इंडस्ट्री है, के पॉप कल्चर है, उसका इंडियन यूथ पे और इंडियन टूरिस्ट पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है। तो यहाँ पे अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ, कंपनी को अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ मिल सकती है अगर ये मार्केट को कैप्चर करती है तो ये 2 साल का पार्टनरशिप है, इसलिए यहाँ पे हमें रिकवरी देखने को मिली। बट मुझे लगता है कि अभी ये जो रिकवरी है ये न्यूज़ बेस्ड रिकवरी है, और अभी यहाँ से और करेक्शन स्टॉक में हो सकता है, और जो हमने लेवल डिस्कस किए वहाँ तक जा सकता है। अगर आप देखिए 19 जो 90 का लेवल है यहाँ से स्टॉक चलेगा वापस से, तो कितना चल सकता है 193% रिटर्न, यानी ये जो स्टॉक है ऑलमोस्ट आपके इन्वेस्टमेंट को 3 टाइम्स कर सकता है, राइट। तो स्टॉक काफ़ी अच्छा है। बट अभी जो है टेम्परेरी जो प्रॉब्लम्स है, और Q1 रिजल्ट की आगे बात करेंगे, क्यों इस जो रिजल्ट के बाद अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ के बाद स्टॉक गिरा हुआ है। अभी Q1 रिजल्ट की अगर बात करेंगे तो देखिए Q1 रिजल्ट में जो कोविड के बाद से जब टूरिस्ट इंडस्ट्री ने रिकवर करना शुरू किया है तो कंपनी की सेल्स जो है काफ़ी अच्छी ग्रो करी थी, 200% से ऊपर लगातार ग्रो करी थी, 100%। अब जब और प्री पैंडेमिक लेवल्स तक आ चुकी है, इनकी जो रिकवरी हो चुकी है पूरी, तो अब जिस जिस CAGR से ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी उसी रेट से जो है ये कंपनी भी ग्रो करेगी। तो सडनली देखिए 26% से 10% सेल्स है, और ईयर ईयर पे 94 से 10% सेल्स है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सेल्स में डिक्रीज है। बाकी मार्जिन में 1% मार्जिन कम हुआ था, तो इस वजह से यहाँ पे स्टॉक ने गिरना चालू किया, क्योंकि स्टॉक जो है काफ़ी ज़्यादा चल चुका था जब कोविड के बाद रिकवरी चालू हुई थी। तो अब ये स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया था थोड़ा, अब यहाँ से इसने गिरना शुरू किया है, और साथ में मार्केट सेंटीमेंट भी आपको पता है डाउन है। अभी लास्ट इस क्वार्टर में भी आप देखेंगे कि 8% सेल्स है, और लास्ट क्वार्टर में भी 8% सेल्स थी अराउंड। और यहाँ पे जो बॉटम लाइन है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गिरावट है, ऑलमोस्ट हाफ प्रॉफिट हो चुका है 91 से 47। तो ये क्यों हुआ है इसकी आगे हम बात करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे अभी गिरावट है, और जैसे पहले से गिरावट चल रही है, तो ये न्यूज़ बेस्ड यहाँ पे जो ये रिवर्सल है ये ज़्यादा नहीं चलेगा मेरे हिसाब से। अभी ये करेक्शन चलेगा 190 का जो लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए अब रिजल्ट की बात करते हैं। तो देखिए अब इस क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे तो जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो अराउंड 8% की थी। बट यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस कंपनी को फेस करने पड़े। एक तो जो फर्स्ट एक्सपेंस है इनका मार्केट टू मार्केट लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट। तो कंपनी जो है एक कॉरपोरेशन है, क्विस कॉरपोरेशन करके नाम की, तो उसके शेयर होल्ड करती है, और वहाँ पे जो फ्लेक्चर से चलती है वो एम्प्लॉय
ट्रस्ट के लिए ये शेयर्स इन्होंने होल्ड किए हुए, तो उन शेयर्स में जो फ्लक्चुएशन होती है, अब जैसे इसी इसी से रिलेटेड जो है मार्केट टू मार्केट गेन और इन्वेस्टमेंट है, जिसमें लास्ट ईयर के क्वार्टर में 2.7 करोड़ का जो है प्रॉफिट रहा था, क्योंकि स्टॉक का उन शेयर्स का प्राइस इंक्रीज हुआ, और इस क्वार्टर में 1.8 करोड़ का लॉस रहा है। उसके अलावा जो जो एक्सपेंस है वो है रेफर नोट 8 पे आप जाके देख सकते हैं, एक्सेप्शनल आइटम में 3.7 करोड़ का ये लॉस है। तो ये लॉस इसलिए कि कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी जो टैक्स इशू था, तो ये इनिशियली तो 8.7 करोड़ का था, बट फाइनल सेटलमेंट अमाउंट जो है 3.7 करोड़ का रहा है। तो ये भी एक जो है एक्सेप्शनल इनका एक्सपेंस है। उसके बाद टैक्स एक्सपेंस है इनका, जो कि लास्ट ईयर जो डिफर्ड टैक्स था वो 6.8 करोड़ था, और अभी जो है 15.9 करोड़ है। तो इसका भी अगर हम नोट चेक करते हैं, तो जो डिफर टेस्ट एसेट इनकी सब्सिडरी कंपनी का वो 23 करोड़ का था, उसमें से 21 करोड़ यूज़ हो चुके हैं, तो इस वजह से 9 मंथ पीरियड में जो है जो टैक्स रेट है वो इंक्रीज हुआ है। 2024 के 9 मंथ पीरियड में 24% था, और अभी 34% रहा है। तो इसलिए यहाँ पे आप क्वार्टर रिजल्ट में भी देखें तो 35% का टैक्स रेट है, जो कि लास्ट ईयर ये 16% का था। अभी 23 में से 21 करोड़ यूज़ हो चुका है, यानी कि 2 करोड़ अराउंड बचा है जो अगले क्वार्टर में यूज़ हो सकता है। तो ये सभी जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस है, इन सब की वजह से जो है अगर आप ऑपरेटिव प्रॉफिट देखेंगे तो वो सेम ही था 116 करोड़ का, बट बॉटम पे यहाँ पे हाफ हो चुका है प्रॉफिट। और बाकी जो एसेट में इनके एक्सपेंस रहे वो कौन कॉल में डिस्कस किए गए, तो कौन कॉल रीड करते हैं। तो फर्स्टली मार्जिन को लेके जो क्वेश्चन है उसमें क्या है कि लास्ट ईयर इनको इस क्वार्टर में यूएस से ग्रांट मिला था 13 करोड़ रुपए का, और डीआई बिजनेस में, तो वो लास्ट ईयर मिला था, इस बार नहीं मिला है, तो वहाँ पे जो है वो अदर इनकम में काउंट हुआ था। और नेशनल गेम्स जो है उसमें कंपनी ने पार्टिसिपेट किया था लास्ट ईयर, तो जो नेशनल गेम्स है वो लास्ट ईयर गोवा में होते हैं, जो 37 नेशनल गेम था। तो वहाँ पे जो इनका प्रॉफिट था वो जो नेट प्रॉफिट बना था उससे उस क्वार्टर से उस 6 करोड़ का बना था, जो कि Q3 में ही हो गया था, क्योंकि ये जो गेम चला था ये नवंबर और अक्टूबर और नवंबर चला था, तो दिसंबर में काउंट हो गया था। बट अभी का जो नेशनल गेम है उसमें टाइमिंग डिफरेंस है, और ये वाला जो नेशनल गेम है ये जनवरी से फरवरी में चलेगा, यानी कि इसके जो प्रॉफिट आएंगे वो अगले क्वार्टर में आएंगे, मार्च में आएंगे। उसके आगे हम देखते हैं। उसके अलावा जो इनका एक्सपेंस हुआ है वो थाई करेंसी में हुआ है, कि ये काफ़ी ज़्यादा अनलाइकली है, ये बहुत ज़्यादा रेयर है कि 45 दिनों में 8% थाई करेंसी डिप्रिशिएट हुई थी अक्टूबर या नवंबर के पीरियड में। तो इस वजह से यहाँ पे कंपनी को डिप्रिशिएशन लॉस फेस करना पड़ा है, और अभी के लिए देखें तो हम करेंसी जो है वो स्टेबल है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि लास्ट ईयर थाई करेंसी जो है वो गेन करी थी डॉलर के मुकाबले 6.5%, और इस बार जो है 8% का 45 दिन के पीरियड में ही जो है डिप्रिशिएशन हुआ है। तो जो गेन की वजह से लास्ट ईयर जो गेन हुआ था वो 5 से 5.5 करोड़ का था, और जो इस बार डेप्रिशिएशन हुआ है वो उससे 6 करोड़ का लॉस हुआ है। तो लास्ट ईयर 5 करोड़ का लगभग जो गेन हुआ था, और इस बार 6 करोड़ का लॉस हो गया। तो टोटल अगर आप जो डिफरेंस देखोगे वो 11 करोड़ का डिफरेंस आता है। तो ये 3 रीजंस की वजह से जो है कंपनी ने बताया है कि इनका जो मार्जिन है वो कम रहा इस बार, वरना मार्जिन जो है स्टेबल हो सकता था। और ये सारे जो 3 रीज़न उन्होंने बताए हैं ये जो है वन ऑफ थे, यानी कि वंस टाइम थे, और दोबारा ये जो है रिपीट नहीं होंगे रीज़न। इसके अलावा जो अदर एक्सपेंसेस है वहाँ पे भी इंक्रीज है। तो अदर एक्सपेंसेस में क्या है कि जो MTM है वहाँ पे जो हमने अभी डिस्कस किया था, जो क्विज कंपनी शेयर के जो शेयर्स है वहाँ पे उनको थोड़ा लॉस रहा है, और जो वो गेन और लॉस चलता रहता है क्वार्टर्स में वो इनके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि अकाउंटिंग के हिसाब से उन्हें इसे अकाउंट में करना पड़ता है। और यूटिलिटी एक्सपेंस है 8.5 करोड़ का, और रेंट एंड यूटिलिटी एक्सपेंस जो है वो है टॉप। तो ये जो एक्सपेंस रहते हैं ये यहाँ पे एक्सपेंस रहते हैं, बट साथ में ये टॉप लाइन में थोड़ा रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट कर देते हैं, तो जो एक्सपेंस रहते हैं वो वहाँ पे कॉम्पनसेट हो जाते हैं। पावर एंड फ्यूल में 2 करोड़ का एक्सपेंस है, और फोर्थ है रिपेयर में, तो जो जो इनके ब्रांचेस एंड ऑफिस है वहाँ पे 2.5 करोड़ का रिपेयर में एक्सपेंस रहा है। और 8.5 करोड़ का जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो यूएस बिजनेस में जो क्लोज किया है उन्होंने, तो वहाँ एक यूएस बिजनेस क्लोज किया है, तो वहाँ पे जो इन्वेंट्री जो है प्रोविजन करने के लिए, इन्वेंट्री राइट ऑफ करने के लिए वहाँ पे कितना रहा है, वो अराउंड 5 करोड़ का रहा है। नहीं, वो अराउंड 2.5 करोड़ का है, और बाकी 5 करोड़ जो है वो पहले जो कॉन्ट्रैक्ट वेजेस थे वो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में आते थे, उससे शिफ्ट करके अब इस साल अदर एक्सपेंसेस में लगा दिया है। तो यानी कि ये 30 करोड़ में से 25 करोड़ का इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है
यहाँ पे हम इसके रिजल्ट को देखते हैं। सो जो अदर एक्सपेंसेस है वो 139 करोड़ से बढ़ के 170 करोड़ हुए। तो ये अराउंड 30 करोड़ का जो डिफरेंस है उसी का जो एक्सप्लेनेशन है वो अभी जो है मैनेजमेंट ने दिया था। अब आगे बात करते हैं। सो आगे यही कहा गया है कि ये सारे जो एक्सपेंसेस है वो टॉप लाइन में कंपनसेट कर देते हैं। और इसके अलावा इसमें जो यूएस क्लोजर का जो इन्वेंट्री राइट ऑफ था वो वन टाइम था, ये दोबारा नहीं होगा। बाकी रिपेयर और बाकी जो एक्सपेंसेस है वो कंटिन्यू रहेंगे। और जो मार्केट से रिलेटेड जो एक्सपेंस था वो डिपेंड करता है, वो कंपनी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में रखती है। एंड नाउ ट्रैवल बिजनेस में 5% का मार्जिन गाइड किया था लास्ट ईयर के क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में अराउंड। तो इससे रिलेटेड जो कंपनी मैनेजमेंट ने कहा है कि जो 5% का मार्जिन है वो वन क्वार्टर में नहीं आएगा, वो एक लॉन्ग पीरियड में डिपेंड करेगा। वो इन्होंने 18 से 24 महीने का टाइम दिया हुआ है, मांगा है। तो जो इनका ट्रैवल बिजनेस का जो मार्जिन है देखिए अराउंड अभी इस क्वार्टर में 2.9% है और लास्ट क्वार्टर में 1.47% था, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। सो इसी बिजनेस से इनका जो है सबसे ज़्यादा जो है रेवेन्यू आता है, तो यहाँ पे मार्जिन काफ़ी ज़्यादा कम है। तो इसके लिए कंपनी ने कहा है कि 9 मंथ पीरियड पे फोकस करना चाहिए, बिकॉज Q3 में इनके ज़्यादा जो काफ़ी ज़्यादा वन ऑफ थे। जैसे एक तो जो यूएस ग्रांट रिसीव्ड हुआ था और जो नेशनल गेम्स के जो कॉन्ट्रैक्ट की टाइमिंग है वो, और फॉरेस्ट फ्लक्चुएशन जो थाई करेंसी में इनको फेस करना पड़ा। तो 9 मंथ पीरियड में इन्होंने फोकस करने को कहा है। अगर आप 9 मंथ पीरियड में देखेंगे तो अराउंड 3.9% का इनका है जो मार्जिन है 9 मंथ पीरियड में 2025 के। और दोनों ही सालों में 3.9% है, बट अगर आप वन ऑफ को हटा देंगे तो अराउंड 4.2% के पास जो मार्जिन आता है इनका। यानी कि जो इनका टारगेट है 5%, उसके क्लोज ही आता है अगर आप 9 मंथ पीरियड में वन ऑफ्स को अगर हटाते हैं, जो इनके वन टाइम जो लॉस इन्हें फेस करना पड़ रहा है। एंड जो 5% मार्जिन है वो एक लॉन्ग पीरियड पर डिपेंड करेगा, सिर्फ एक क्वार्टर के लिए ये इसकी गाइडेंस नहीं दे रहे हैं। इसके बाद है डोमेस्टिक बिजनेस जो है इनका वो 30% ग्रो किया है, शॉर्ट हाउल बिजनेस मोर देन 25%। बट लॉन्ग हाउल बिजनेस जो है यानी इंटरनेशनल ट्रैवल जो है वहाँ पे इनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, वीज़ा रिलेटेड इशूज़ एंड हाइटेंड एयरफेयर, यानी जो टिकट्स वगैरह के प्राइसेस है वो ज़्यादा होना, इन्वेंट्री अनअवेलेबल होना, और इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स है इन वजह से लॉन्ग हाउल बिजनेस पे काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। वो जो है बहुत लो ग्रोथ पे जो है इंक्रीज़ करा है। बाकी इन सभी बिजनेस को अगर मिला के देखेंगे तो टोटल जो इनका पैस ग्रोथ है वो 20% का एवरेज निकलता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। लॉन्ग हाउल बिजनेस पे इफेक्ट पड़ने के बाद भी डोमेस्टिक और शॉर्ट हाउल बिजनेस जो है वो काफ़ी अच्छा ग्रो किया है। एंड जो लॉन्ग हाउल बिजनेस है वो इफेक्टेड इसलिए रहा बिकॉज जियो पोलिटिकल टेंशन जो है, एक तो यूरोप का जो यूक्रेन रशिया वॉर हो गया और मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट जो है इन वजह से, और साथ में जो जियो पोलिटिकल टेंशन है और जो वीज़ा पॉलिसी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। इस वजह से यहाँ पे हमें इंटरनेशनल डिमांड थोड़ी इस क्वार्टर में कम देखने को मिली है। उसके बाद वही ट्रैवल बिजनेस में जो मार्जिन की जो बताया था वो दोबारा से बताया हुआ है। और इनका जो MIC बिजनेस है, यानी जो मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशंस बिजनेस है, वहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पे अच्छी इनको जो है ग्रोथ देखने को मिल रही है, कोई स्लो डाउन नहीं है। इनके जो दो कंपनीज है इस सेक्टर में, SOTC एंड थॉमस को, वो अच्छा मैनेज कर रही है। और जो गवर्नमेंट साइड पे जो इस सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट्स, तो लास्ट ईयर 2024 में इलेक्शन थे, तो ये बताया कि इलेक्शन की वजह से काफ़ी कम थोड़े ऑर्डर्स मिले। 2023 में काफ़ी बल्क में ऑर्डर्स मिले थे गवर्नमेंट की साइड से, और 2025 में अब स्टार्टिंग अच्छी हुई है, जो कि नेशनल गेम्स के साथ इनकी शुरुआत हुई है। तो आगे 2025 में इनको इस MIC सेगमेंट में अच्छे प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों साइड अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं। ट्रैवल सेगमेंट का जो इन्होंने गाइड किया है 12 से 15% की ग्रोथ, सेम वही MIC बिजनेस के लिए भी गाइड किया है। जो इनका जो DMS और MIC बिजनेस है वो दोनों ट्रैवल सेगमेंट में ही आते हैं। तो टोटल इस सेगमेंट में 12 से 15% की ग्रोथ गाइड की है। एंड 9 मंथ पीरियड में आप देख सकते हैं कि इस सेगमेंट में 12% की ही यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो सेगमेंट में फेस करनी पड़ी है वो है इनका DI बिजनेस, यानी कि डिजिटल एंटरटेनमेंट इमेजिंग। तो यहाँ पे जो है जो टूरिस्ट प्लेसेस रहते हैं वहाँ पे प्रॉपर्टी के साथ इनका टाई अप तो रहता है, बट वहाँ पे इनकी फिक्स्ड कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे इनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, लाइक वो जियो पोलिटिकल वेदर हो और बाकी इशूज़ हो। तो इस वजह से जो ये दुबई में जो वेदर इशू था ये 20 सालों में आया है, तो ये रेयर केस है, दोबारा आई थिंक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इनको
इसके आगे जो है यहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। इनका जो ये सेगमेंट है ना, ये थोड़ा लेबर इंटेंसिव मॉडल का है, यानी कि जो करंट सिस्टम है उसमें क्या है कि फोटोग्राफर्स की सैलरी रहती है, स्टाफ की सैलरी रहती है, और जो प्रॉपर्टी रेट वगैरह रहता है वो फिक्स्ड कॉस्ट रहता है इनका। और जो डिपेंड करेगा इनका रेवेन्यू, वो डिपेंड करेगा कि वहाँ पे कितने जो है टूरिस्ट विजिट कर रहे हैं। तो वेदर कंडीशन की वजह से वहाँ पे टूरिस्ट ने कम विजिट किया है, तो इस वजह से इनका जो अगर रेवेन्यू ड्रॉप होता है 10 से 20%, तो इनका जो प्रॉफिट ड्रॉप होता है वो 40 to 50% हो जाता है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट बिल्कुल फिक्स्ड रहते हैं कुछ इनके, और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो इतने ज़्यादा चेंज नहीं होते हैं जितने ज़्यादा इनके जो है रेवेन्यू ड्रॉप हो जाते हैं। तो इसलिए बॉटम लाइन पे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिलता है। इस बिजनेस में आप देख सकते हैं, ये जो बिजनेस है ये ट्रैवल एंड बिजनेस के बाद में इनका सेकंड हाईएस्ट इनका रेवेन्यू बिजनेस से आता है, जहाँ पे 9 मंथ पीरियड में आप देखेंगे कि 8% की सेल्स ग्रोथ कम हुई है, और जो इनका एबिट है वो 59% कम हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्चुअली बेकार परफॉर्मेंस है इस सेगमेंट के लिए। तो इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए कंपनी क्या कर रही है कि इन्होंने अपना सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है, WEC सॉफ्टवेयर। तो अभी करंट सिस्टम में क्या होता है कि इमेजेस जो होती है वो फोटोग्राफर्स या जो भी होता है एडिटर, वो खुद मैन्युअली रिव्यू करता है, प्रोसेस करता है, प्रिंट करता है। और WC सॉफ्टवेयर के साथ क्या करेंगे कि जो AI रहेगा सॉफ्टवेयर में, वो कैटेगराइज करेगा पिक्चर्स को, पर्सनलाइज करेगा और प्रोसेस करेगा। और प्रिंटिंग की जगह पे एक सॉफ्टवेयर रहेगा जहाँ से टूरिस्ट खुद अपना डिजिटली जो है ले सकते हैं अपनी इमेजेस को अपने अकाउंट में। तो यहाँ पे थोड़ा काफ़ी ज़्यादा ऑटोमेशन होगा, जिससे जो इनकी फिक्स्ड कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कम रहेगी। बट ये जो WC सॉफ्टवेयर है ये भी 2026 तक डिप्लॉय होगा, यानी कि तब तक इस सेगमेंट में कुछ ज़्यादा हमें इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। सो कौन कौन में बस इतना ही है। बाकी आप रिजल्ट को अगर देखेंगे तो ठीक है, ट्रैवल बिजनेस अच्छे रेवेन्यू से ग्रो किया है, और जो इनका सेकंड हाईएस्ट रेवेन्यू जहाँ से है वहाँ पे जो गिरावट है वो किन रीज़न से, वो हमने डिस्कस करी वेदर के रीज़न की वजह से। और यहाँ पे जो ट्रैवल बिजनेस है वहाँ पे जो मार्जिन है 9 मंथ पीरियड में, अगर वन ऑफ घटाएंगे तो 4.2% के अराउंड आता है। तो मार्जिन यहाँ पे ठीक है, अगले क्वार्टर में इंप्रूव हो सकता है, क्योंकि नेशनल गेम्स का जो रेवेन्यू वो भी काउंट होगा वहाँ पे। पर जो डिजिटल इमेजेस सोल्यूशंस का जो इनका बिजनेस है वहाँ पे मार्जिन कम है, और अभी कम ही रह सकता है, क्योंकि जो इनका सॉफ्टवेयर है WC सॉफ्टवेयर वो 2026 तक जो है फिक्स्ड कॉस्ट को कम कर पाएगा, तब तक ये जो है डिप्लॉयड होगा। तो इनकी जो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट है वो अभी भी रहेगी, और इवन जब ये सॉफ्टवेयर डिप्लॉयड हो जाएगा उसके बाद भी इस सेगमेंट में जो जो रेवेन्यू रहेगा वो डिपेंड करेगा टूरिस्ट पे, कि कितने टूरिस्ट आएंगे तभी इनको रेवेन्यू मिल पाएगा, अगर नहीं आएंगे तो नहीं मिलेगा, चाहे कितना भी बढ़िया सॉफ्टवेयर बना ले। ये ऐसा नहीं है कि मार्केटिंग करके जो है टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सके। ये टूरिस्ट की खुद की विल पे डिपेंड करता है कि वो विजिट करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे, तो ये उनकी विल पे डिपेंड करता है ये जो सेगमेंट है ये वाला इनका। और बाकी सभी सेगमेंट अच्छा ग्रो कर रहे हैं। कंपनी की अगर फ्यूचर की बात करें तो जैसे टूरिस्ट इंडस्ट्री ग्रो करेगी वैसे ही कंपनी भी ग्रो करेगी। पार्टनरशिप अभी जो इन्होंने साउथ कोरिया के साथ करी है वो भी काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप है इनके बिजनेस के लिए, क्योंकि साउथ कोरिया में कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है बाकी यूरोप और मिडल ईस्ट की तरह, तो वहाँ पे अच्छा इनको रेवेन्यू मिल सकता है। और कंपनी का फ्यूचर जो है उसमें जो प्रॉब्लम्स है वो ये है कि जियो पोलिटिकल अनसर्टिनिटी बहुत रहती है इस बिजनेस में, कभी भी कई देशों में किसी में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कोई, तो वहाँ पे रेवेन्यू ड्रॉप हो सकता है। और दूसरा जो है जो इनका इमेजिंग बिजनेस है वहाँ पे वहाँ पे जो है डिपेंडेंसी टूरिस्ट के ऊपर ज़्यादा रहती है। तो ये दो प्रॉब्लम्स है इस कंपनी में। बाकी सभी जो हमने देखा है कि इस क्वार्टर में जो रेवेन्यू कम, जो प्रॉफिट कम हुआ है वो टेम्प्रेरी रीजंस की वजह से हुआ है, वो सभी आने वाले क्वार्टर्स में हमें नहीं देखने को मिलेंगे। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। 6,344 करोड़ का मार्केट कैप है, स्मॉल कैप कंपनी है, 25 के पी पे चल रही है, अच्छी वैल्यूशन पे है, अभी 19 का ROC है और 13% का ROE है। डेट टू इक्विटी 0.2 है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। 2.97 इसकी बुक वैल्यू है। और पी का चार्ट अगर देखेंगे तो लास्ट जो कोविड के बाद कंपनी लॉस में थी, तो उसके बाद भी आप देखेंगे तो जो पी है, जब स्टॉक का प्राइस चलना शुरू किया था तो काफ़ी ओवरवेट हो चुका था, ये स्टॉक 71 के पी पे चला गया था। तो 74 से ये स्टॉक जो है अभी 25 के पी तक आया है, और मिडिल पी जो इसका 500 का 50 है, वहाँ से काफ़ी अच्छी वैल्यूशन पे भी है। तो यानी अभी स्टॉक जो है फेयरली वैल्यूड है। अभी इस क्वार्टर में जो EPS कम हुआ है वो टेम्प्रेरी रीजन की वजह से हुआ है, यानी आगे EPS ग्रो हो सकता है। ईयरली रिजल्ट्स की भी अगर बात करेंगे तो कोविड के बाद से लगातार कंपनी ग्रो कर रही है, और प्री जो पेंडेमिक के रेवेन्यू लेवल से वहाँ तक आराम से आ जाएगी ये कंपनी। और जो इनके प्रॉफिट्स है वो भी लगातार ग्रो कर रहे हैं। ऑपरेटिंग लेवल पर अगर आप देखें तो TTM में जो इनके हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 468 करोड़ के, 2,094 करोड़ की रिजर्व से बोरिंग्स 486 करोड़ की है।
और रेशियोज़ की बात करें तो 19% का आरओसी है 2024 का, और इन्वेस्टर्स में 63%, प्रोमोटर्स है, एफआईआईज 4.3% और डीआईएज 9.4%, पब्लिक होल्डिंग 21.2%। तो टिकर टेप पे देखते हैं। सो देखिए टिकर टेप पे जो है लास्ट ईयर प्रोमोटर होल्डिंग कम हुई थी, 72 से घट के 63% हुई थी। और वहीं पे अगर आप एफ आई एस होल्डिंग देखेंगे तो देखिए लगातार हर क्वार्टर में एफ आई एस होल्डिंग इंक्रीज हो रही है। जब रिसेंटली जो करंटली एफ आई एस सेल कर रही है तब भी हर क्वार्टर में एफ आई एस की होल्डिंग इंक्रीज हो रही है। तो वैसे एफ आई होल्डिंग इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं करती है अगर कंपनी का बिजनेस आपको अच्छा लगता है और फ्यूचर कंपनी का अच्छा है तो, बिकॉज एफ आई एस कब बाय करती है ये आपको उसी टाइम पे पता चलना नहीं चल पाता है, मुश्किल होता है, बिकॉज जब क्वार्टर एंड होता है तब हमें शेयर की होल्डिंग पैटर्न देखने को मिलता है। तो अभी ऐसा टाइम नहीं है कि एफ आई एस 5-10 साल के लिए किसी स्टॉक को होल्ड करके रखे। सो जब वो बाय करती है तब आपको 3 महीने बाद जाके पता चलता है, तो वो तब तक निकल भी गए होते हैं। जब सेल करते हैं तब आपको बाद में पता चलता है कि उन्होंने बाय किया था एक्चुअली। तो बट स्टिल आप देखेंगे ट्रेंड देखिए कि लगातार एफ आई एस बाय कर रहे हैं, तो यानी कि एफ आई एस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हमें दिख रहे हैं। और वही रिटेल होल्डिंग भी अगर देखेंगे तो जहाँ एफ आई एस बाय कर रहे हैं वहाँ पे रिटेल होल्डिंग 15% से घट के 13.8% हो चुकी है। तो स्टॉक की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो काफ़ी अच्छा है। अभी जो स्टॉक की वैल्यूएशन चल रही है तो वो भी काफ़ी अच्छी चल रही है 130 से। ये 90 पे अगर आपको मिलेगा तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट को भी 3 टाइम्स कर सकता है अगर अपने टॉप तक ही स्टॉक जाएगा तो। और जो प्रॉब्लम्स है स्टॉक में वो टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स है, यानी कि जैसे ही प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएगी और जो इनका डीआई बिजनेस है वहाँ पे जो है 2026 तक तो एटलीस्ट ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जो इनका जो लेबर इंटेंसिव मॉडल है वो फिर जो है अपना सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय कर देंगे, तो वहाँ पे इनकी फिक्स्ड कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी और बाकी बिजनेस जो सेगमेंट्स है वो अच्छा परफॉर्म कर ही रहे। तो साथ में जब वहाँ भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो यानी कंपनी अच्छा ग्रो करेगी और जो है अपने लाइफ टाइम हाई तक भी स्टॉक जा सकता है। सो आई थिंक आपको स्टॉक में 1-2 साल तक एटलीस्ट बने रहना चाहिए। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई क्वेश्चन या किसी और स्टॉक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।